हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। हमने राजस्थान अध्ययन की नवीं क्लास की जो किताबें थी वो कंप्लीट कर ली है। आपको वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद में हमने 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की जो नई किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू किया था। लाइन बाय लाइन हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पहले चैप्टर के 2 वीडियोस पढ़ लिए हैं, देख लिए होंगे आपने, समझ लिए होंगे। अब आज हम इस थर्ड क्लास के अंदर जो है राजस्थान के अंदर जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान में जो जनपद हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में अपन ने गिलुड़ सभ्यता को समझा था जो राजसमंद जिले में गिलुड़ कस्बे के अंदर स्थित थी, बनास नदी के किनारे। बनास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, अब गिलुड़ सभ्यता के बाद में आती है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। तो बागोर सभ्यता कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला। ठीक है, कौन सी नदी है? तो इसमें कोठारी नदी के तट पर। किसने यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य करवाया? तो प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा, या फिर जो आप जो है डॉक्टर वी.एन. मिश्र भी कह सकते हैं, वो मिश्रा या मिश्र एक ही बात। ठीक है, तो वी.एन. मिश्र जो है इनके निर्देशन में 1967 से 1970 3 साल तक जो है उत्खनन कार्य किया गया। ठीक, कहां पर? बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन के दौरान यहां से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहां से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण भी हमें मिले हैं। लघु पाषाण मतलब पत्थर के छोटे उपकरण भी मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक, आखेटक मतलब शिकार करने वाले, ठीक है, शिकारी होने का प्रमाणित करते हैं। तो यहां से, कहां से? बागोर से लघु पाषाण जो हमें उपकरण मिले हैं, उन उपकरणों के कारण हमें ऐसा लगता है कि बागोर के जो लोग थे वो आखेटक थे, यानी शिकारी थे। ठीक है, बागोर से तांबे के उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो छेद वाली सुई जो है, यह आपको कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? ये भी बागोर से मिले हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का जो है एक प्रमुख केंद्र है। किसका केंद्र है? तो लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र है। और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का जो है बागोर क्या है? एक प्रमुख केंद्र स्थल है। ठीक, बागोर के बाद में गणेश्वर सभ्यता, जो कि आपका गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम स्थल से जो है ये उस उद्गम स्थल के आसपास बनी थी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल जो है, उनके निर्देशन में, आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहां से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में हमें तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं। क्या? तांबे के जो आयुध और उपकरण सर्वाधिक कहां से मिले? गणेश्वर सभ्यता से, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम होने का प्रमाण देती है या सिद्ध करती है। यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है। कहां पर? तो गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं उसमें 99%
तांबा जो है पाया जाता है। सबसे शुद्ध पदार्थ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर मात्रा होने का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें हम कृपशन वर्णी क्या कृपस वर्णी मृद पात्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ के जो बर्तन थे वो काले और नीले रंग काला और नीला रंग जो है उससे सजाए जाते थे। काले और नीले रंग के से जो है बर्तन सजाए जाते थे। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। तो गणेश्वर सभ्यताओं को भारत के अंदर जो ताम्र सभ्यताएं हैं उनकी जननी, उनकी माता माना जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता से तो तांबा जो है वो इतना ज्यादा था कि यहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक जो है भेजा जाता था। समझ में आ गई बात? तो ये थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको लिखने हैं और याद रखने हैं। क्लियर? इसके बाद में बात आ जाती है कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में, जिसमें कि आपके सबसे पहला आता है भिनमाल। जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। भिनमाल जो है वो जालोर जिले के अंदर स्थित एक जो है हम कह सकते हैं क्या है, नगर है। ठीक, जिसका उत्खनन किसने किया था? तो आर.सी. अग्रवाल ने ही इसका भी उत्खनन किया था। ठीक है, यहां से एक रोमन एम्फोरा रोमन एम्फोरा यानी सुरा पात्र और एक यूनानी सुराही जो है वो मिली है, और जो कि इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। किसके? भिनमाल को जो है एक विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि कौन करता है? तो जो आपका रोमन एम्फोरा, रोमन सुरापात्र मिला है यहाँ से, और साथ ही साथ यूनानी सुराही भी जो है हमें मिली है। इससे हमें लगता है कि यहाँ पर ये जो है विदेशों के व्यापार का केंद्र रहा होगा। भिनमाल का जो प्राचीन नाम है वो हमें श्रीमाल मिलता है। क्या मिलता है? श्रीमाल इसका नाम मिलता है। इसी प्रकार इसवाल जो कि उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। कहां से? इसवाल से। ठीक है, उदयपुर जाते होंगे आप, तो उदयपुर जाते समय बीच में ही बोर्ड आ जाता है। यहां से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद के अंदर स्थित बैराट जो कि जयपुर में है कि बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन मत्स्य जनपद के अंदर स्थित था बैराट, जो कि वर्तमान में जयपुर के अंदर आता है। उसकी बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी जो है वहां से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। किसके उत्खनन से? तो बैराट के उत्खनन से जुड़े हुए थे। कौन कौन? तो दयाराम साहनी है, नील रतन बनर्जी है, कैलाशनाथ दीक्षित है, ये सब। ठीक है, बैराट से हमें एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या? तो बैराट से हमें एक तो गोल मंदिर भी मिला है, साथ ही साथ अशोक के स्तंभ के जो है प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। बैराट के समीप ही अशोक का जो बाबरू अभिलेख है वो कहां से मिला था हमें? तो बैराट के ही नजदीक से मिला था, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो अशोक, जो राजा अशोक है, उसके सम्राट अशोक जिसे कहते थे, कि बौद्ध धर्म को जो है ये मानते थे, या बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का जो सबसे पुख्ता प्रमाण पत्र है वो यही है कि अशोक का जो बाबरू अभिलेख है उस पर वर्णित। बालाथल जो कि आपका उदयपुर में है, तो उदयपुर में वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता और प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण पत्र
होता है। ठीक, ये बालाथल सभ्यता थी। इसके बाद में है आपके सभ्यताओं के अतिरिक्त भी कुछ रंग महल जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, ओजियाना जो कि भीलवाड़ा में है, नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है, बरौर जो कि गंगानगर में है, तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में, फिर आपका नगर जो कि टोंक में है। नगरी जो है वो चित्तौड़ में है, नगर जो है वो टोंक में है। ठीक है, आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो आपने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी पीछे अभी तक जो है ना, उन सभी सभ्यताओं का कौन से जिले से संबंध है, कौन सी नदी से संबंध है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद जो है भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। तो राजस्थान में जो आर्य संस्कृति है उसका प्रसार कब होता है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत जो है वो तो चारों ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। किसको, तो आपके जो कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन, तो राजस्थान के अंदर जो आर्य संस्कृति है ना उसका प्रसार कैसे हुआ उसके बारे में, और इसीलिए आर्य संस्कृति को वैदिक सभ्यता भी कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष हमें कहां से मिले, किसके, तो हो सकता है पूछ लिया जाए आर्य संस्कृति के, या फिर आपसे कहा जाए कि आपके वैदिक सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं, तो अनूपगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तरखान वाला डेरा और चक 84 से मिलते हैं। ठीक है, अनूपगढ़, चक 84 और तरखान वाला डेरा, इन तीन जगहों से जो है हमें क्या मिलता है, तो आर्य संस्कृति के अवशेष मिलते हैं या वैदिक सभ्यता के। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खिंचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, और जिससे यहाँ जो है क्या हुआ, समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। और यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई जो आपका ये आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख भी मिलता है, और साथ ही साथ रामायण के अंदर ये बताया गया है कि भाई जब राम रावण का युद्ध होता है, युद्ध के दौरान फिर बीच में आपको पता है कि भाई आपका जो दक्षिण सागर है वो अपने ऊपर सेतु बनाने नहीं देता है, फिर राम गुस्सा होते हैं और राम जो है फिर क्या करते हैं, धनुष जो है उसको तानते हैं, तो फिर समुद्र जो है उनके सामने प्रकट होता है और वो जो है अपने ऊपर समुद्र जो है सेतु बनाने के लिए रेडी रहता है। लेकिन जो उन्होंने फिर जब राम भगवान ने जो आपका धनुष था, जो तीर था, उसको जब खींच लिया था तो फिर उसको छोड़ना ही था, इसलिए उन्होंने फिर राजस्थान की ओर छोड़ा। और उसके बाद से ही राजस्थान के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास में वर्षा जो है कम हो गई, पानी एकदम से कम हो गया, और यहाँ पर नदी बहती थी उसकी जगह जैसल अब जो है पूरा जैसलमेर जैसा मरुस्थल बनने लग गया। ऐसी स्टोरी है, लेकिन इसको आप भी जानते हैं कि कोई ज्यादा सत्य मानेगा नहीं। इसके बाद में देखिए महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का जो उल्लेख है वो मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश यानी कि बीकानेर जो है वो कौरव पांडव राज्य के अधीन था। ठीक है, और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष भेष बदल करके मत्स्य देश के शासक के विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी जो है अंधकार में है।
क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम है जनपदों का उदय और द्वितीय है साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य में एक दूसरे के मध्य में संघर्ष। ठीक है, आप भी जानते हैं कि जब आपको पता है कि भाई ये पता चल जाए कि अब अपना राज आने वाला है, अब अपने हाथ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर जो है आपके क्या हो गया था उस समय पर जो है दो प्रवृत्तियां देखने को मिल रही थी। एक तो क्या, जनपदों का लगातार उदय होता जा रहा था, जो भी शक्तिशाली व्यक्ति था वो अपने अपने जितने एरिया को रोक सकता प्रयास करता था, और उसको रोकने के चक्कर में ही पास वाले राज्यों से क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। ठीक, तो ये है राजस्थान के अंदर। अब अपन जनपद की बात करते हैं। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का क्या उदय हुआ, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, कौन सा, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। कितने, 16 महाजनपदों की सूची जो है हमें कहां से प्राप्त होती है, तो बौद्ध साहित्य है, एक बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय, उससे। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। उनमें से मत्स्य जनपद जो है वो राजस्थान में ही स्थित था। कौन सा जनपद, मत्स्य जनपद जो है वो राजस्थान में ही स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग जो है कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। किसमें किसमें, तो मत्स्य जनपद तो पूरा अंदर है, फिर आपके कुरु, सूरसेन और अवंती जो है इनके जो है बहुत मतलब कुछ कुछ भाग जो है वो राजस्थान के अंदर भी थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद का कहलाता था। जो चित्तौड़ वाला जो एरिया था वो सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जिसमें कि मालव, योद्धे और अर्जुनायन जो है राजस्थान में आकर के बस गए। कौन कौन, तो मालव, योद्धे और अर्जुनायन। ठीक है, ये जो है राजस्थान में आकर बस गए। मत्स्य जनपद, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। आर्य जन के रूप में जो है मत्स्य जाति का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में सर्वप्रथम हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का क्या हो जाएगा, प्रतीक है। सतपथ ब्राह्मण और कौशित की, कौन, कौशित की उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण और कौशित की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर, कितना, 85 किलोमीटर दूर विराट नगर बैराठ बसा करके उससे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया और विराट की पुत्री उत्तरा जो थी उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ, विराट की पुत्री है उत्तरा और जो अर्जुन का पुत्र है वो है अभिमन्यु, इनके साथ में हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्यों का फिर क्या करता है, उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, परीक्षित उसका नाम होता है। और महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जो है वो जनपद निर्बल हो गए और इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का जो है लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी
विराटनगर की समृद्धि में भी वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। तो अलवर में कौन सी जाति रहती थी? सालव जाति भी रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर के इन दोनों किसमें, तो मत्स्य और सालव जाति के बीच में प्राय संघर्ष होता रहता था। और सालवों की भांति चेदी जो है वो जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में पर्याप्त शत्रुता रहती थी, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय के बाद ही उसे अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली थी। ठीक है, कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद जो है मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जो है जीत करके मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे आप बैराट भी कहते हैं, से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो ये जो भाग के जनपद वाला भाग है, इसमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। इसको पढ़ने की जरूरत एक बार थी, आपने केवल सुन लिया है तो भी आपका काम हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी उपलब्ध नहीं है। तो आप जो है आपकी केवल सभ्यताओं तक जो है लिमिट रखें। आप सभ्यताओं वाले भाग को बहुत अच्छे से तैयार कर ले हुए, उतना भी आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सभ्यताएं थी, राजस्थान के जो जनपद थे, वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ही अपन पढ़ेंगे, क्योंकि नया जो अपना टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति, है ना। और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही पढ़ने का मजा आने वाला है। ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में अपन बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाला भाग था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन अब जो आप ये स्टोरियां अलग अलग पढ़ते हो ना, ये हुआ था, वो हुआ था, ये सब आपको अब राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश अपन पढ़ेंगे इसके बाद, राजपूतों की उत्पत्ति के बाद, तब आपको पढ़ने का एक अलग ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।